प्रोसेस ऑफ मेजर पेनल्टी अंडर रूल 14। तो सबसे पहले रूल 14 की जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो क्या होता है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रिपेयर्स चार्जशीट कंसिस्टिंग। तो सबसे पहले रूल 14 की जो होती है उसमें चार्जशीट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, चार्जशीट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, 5 चीज़ें होती हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल ऑफ चार्ज, अ लिस्ट ऑफ विटनेस, एडमिशन और कन्फेशन, इन स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन एंड मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर। तो ये 5 चीज़ें होती हैं। तो पहला एमसीक्यू तो आपका यही बन जाता है कि चार्जशीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए, क्योंकि हमने पीछे एमसीक्यू में डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस जो है कन्फ्यूजिंग होते हैं और वो कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको याद रखने की सिंपल सी है, हम याद करेंगे दावास, DAWAS की यहाँ पर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है दावा कर रही है कि आपने कुछ मिसकंडक्ट किया है और अब आपके ऊपर हम प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का दावा किया जा रहा है और एक दावा नहीं, मल्टीपल दावे हो सकते हैं। तो दावास, DAWAS। तो डी से क्या बनता है हमारा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट या कीवर्ड। ए से आर्टिकल ऑफ चार्ज, ए से आर्टिकल, डब्ल्यू से लिस्ट ऑफ विटनेस, डब्ल्यू, और ए से एडमिशन और कन्फेशन, और एस से स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन एंड ऑफ मिसकंडक्ट एंड मिसबिहेवियर। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स हम जो तैयार करती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और इन 5 डॉक्यूमेंट्स को हैंड ओवर करती है गवर्नमेंट सर्वेंट को। गवर्नमेंट क्या करता है, चार्जेस उसको जब एक बार चार्जशीट मिल जाएगी तो 2 ऑप्शंस हैं। In case a written statement is submitted by the government servant admitting all the charges unconditionally, वो रिटेन में स्टेटमेंट लिख के दे देता है। उसके पास ऑप्शन होता है कि वो रिटेन में भी स्टेटमेंट दे सकता है, अपना रिप्रेजेंट कर सकता है, और क्या बोलते हैं वो पर्सनल हियरिंग भी करा सकता है। तो उसने स्टेटमेंट जो दिया, अपना रिप्रेजेंट किया, उसने कहा कि हाँ सारे चार्जेस जो हैं वैलिड हैं, मेरे ऊपर ठीक लगाए गए हैं और मैं उसको एडमिट करता हूँ, तो बिना किसी कंडीशन के। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगी, वो रिकॉर्ड हिज फाइंडिंग्स एंड फॉलो द प्रोसीजर ऑफ रूल 15 एज देयर इज़ नो नीड फॉर अ डिटेल्ड इंक्वायरी। अब ये क्या होगा, पहले तो रूल को समझ लीजिए। रूल 14 होता है आपका डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, वो उसको प्रूफ करने के लिए, कन्विक्ट करने के लिए रूल 14 की होती है। और जब कन्विक्ट हो जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक बार, उसके बाद उस पर कौन सी पेनल्टी लगेगी, इसके लिए रूल 15 की इंक्वायरी होती है। तो 2 तरह की प्रोसीडिंग्स चलती हैं, रूल 14 और रूल 15 की। तो अब पहले केस में क्या हुआ, उसने केसेस को एडमिट कर लिया, जितने भी चार्जेस लगाए थे सबको एडमिट कर लिया। तो रूल 14 की तो इंक्वायरी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है, एडमिट कर चुका है अपने चार्जेस को। तो रूल 14 तो खत्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पर पेनल्टी क्या लगाई जाएगी। तो उस पेनल्टी को डिसाइड करने के लिए हम रूल 15 की इंक्वायरी करेंगे, रूल 14 की इंक्वायरी नहीं होगी। ये तो वो केस हुआ जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने एडमिट कर लिया अनकंडीशनली, जो कि रेयरली ही होता है। अब दूसरा क्या बनता है, इफ़ द रिटेन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इज नॉट रिसीव्ड और चार्जेस नॉट एडमिटेड और चार्जेस एडमिटेड पार्शली। उसने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दिया ही नहीं अपना, ठीक है, उसने रिसीव नहीं किया, या फिर उसका चार्जेस जो थे उसको एडमिट नहीं किया, या फिर कुछ चार्जेस को एडमिट किया, कुछ को नहीं किया। तो इसमें क्या करेगी, अब 2 ऑप्शन हैं। एक तो यह कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड, उसको लगा कि हाँ इसने जो भी अपने आर्गूमेंट दिए हैं, जो अपना रिस्पॉन्ड किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये अगर एडमिट नहीं करता तो ये अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, इसने सारे प्रूफ भी दिए, सारे पेपर्स भी लगा दिए उसने, इससे प्रूव हो गया, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगा कि ये बंदा जो है ये गिल्टी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या करेगी, ड्रॉप कर देगी चार्जेस को। ये भी कमी केस होता है। अब दूसरा क्या बनता है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नॉट सेटिस्फाइड। अब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगा कि ये जो इसने रिप्रेजेंट किया है ये नहीं है, ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब तो प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो क्या करेगी, अब आएगी इंक्वायरी कि भाई ये बंदा कर रहा है मना, और जो है चार्जशीट में चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, तो अब इंक्वायरी में क्लियर होगा। तो अब क्या करेगी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हिमसेल्फ वे कंडक्ट इंक्वायरी। पहला केस तो ये है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद ही इंक्वायरी करा सकती है। अगर छोटा डिपार्टमेंट है, उनके पास टाइम है इतना, तो वो खुद इंक्वायरी को जो है कंडक्ट करा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर उनके पास कोई बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो इंक्वायरी के लिए तो कर नहीं सकते, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़, बार बार हियरिंग में जाना और ये सब चीज़ें करना, वो उनके बस की बात नहीं है। तो क्या करेंगे, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में अरेंज द इंक्वायरी। अब वो इंक्वायरी अरेंज करेगी। अब इंक्वायरी अरेंज की जाएगी तो उसमें क्या चाहिए, 2 तरह के ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे। एक तो किया जाएगा IO, जिसको हम बोलते हैं इंक्वायरी ऑफिसर। वो क्या करेगा, वो इम्पार्शियल होकर एक जज की तरह काम करेगा, वो दोनों पार्टीज़ की बात को सुनेगा और अपनी एक इंक्वायरी कंडक्ट कराएगा, और इस इंक्वायरी की रिपोर्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को सबमिट करनी होती है उसको। ये होता है इंक्वायरी ऑफिसर का काम। दूसरा करेगा पॉइंट वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जिसको PO बोलते हैं।
वो क्या करेगा, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बिहाफ पर केस को प्रेजेंट करेगा कि जब इंक्वायरी ऑफिसर पूछेगा जो है गवर्नमेंट ऑफिसर से, उसने किसी चार्ज को डिनाई किया, तो उसकी बात को निगेट करने के लिए, विटनेस को एग्जामिन करने के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से कोई तो होना चाहिए। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से होगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर, वो एक तरह से लॉयर की तरह काम करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से। तो इसमें 2 बंदे जो है अपॉइंट किए जाएंगे। तो अभी हमने देखा इसमें टोटल क्या है कि पहले चार्जशीट दी जाएगी, दावा, उसमें 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद अगर जो है चार्जशीट के स्टेटमेंट्स को अगर गवर्नमेंट सर्वेंट एडमिट कर लेता है तो कोई बात नहीं, फिर रूल 15 की इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। अगर वो एडमिट नहीं करता और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि ये ठीक है, इसका आर्गूमेंट ठीक है, तो ड्रॉप द चार्जेस। और अगर वो नहीं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सेटिस्फाइड नहीं होती तो क्या करेगी, कंडक्ट कराएगी इंक्वायरी। उसके लिए वो खुद भी कर सकता है या फिर वो आईओ और पीओ को अपॉइंट करके इसको स्टार्ट कर सकता है। तो प्री इंक्वायरी फॉर्मेलिटीज़ एंड ईयर। अब ये प्री इंक्वायरी फॉर्मेलिटीज़ थी, सब खत्म हो गई, अब एक्चुअल इंक्वायरी स्टार्ट होगी। सारी फॉर्मेलिटी एकदम स्टेज सेट हो चुकी है, चार्जशीट सर्व की जा चुकी है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर रेडी हो चुका है अपने वेपन्स लेके, इंक्वायरी ऑफिसर बिल्कुल तैयार है दोनों को सुनने के लिए, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी देख रही है क्या होगा, और अब इस एक्चुअल इंक्वायरी का टाइम शुरू होता है। एक्चुअल इंक्वायरी बिगिंस नाउ। गवर्नमेंट सर्वेंट विल अपीयर बिफोर इंक्वायरी ऑफिसर विदिन 10 days एंड इफ फेल्स एंड अदर 10 days आर गिवन। गवर्नमेंट सर्वेंट को 10 दिन के अंदर इंक्वायरी ऑफिसर के सामने जाना होगा, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होगा, अब अभी इंक्वायरी ऑफिसर क्या कर रहा है, वो सुन रहा है उसकी बात को। गवर्नमेंट सर्वेंट अगर एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पर भी उसके पास ऑप्शन है कि चार्जेस एक्सेप्ट कर ले। इंक्वायरी ऑफिसर से उसने बात की, इंक्वायरी ऑफिसर ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, फिर उसको लगा कि हाँ मेरे से गलती तो हुई थी, ठीक है, मैं ऐसे ही कर गया था सर, कुछ हो गया। इंक्वायरी ऑफिसर बोलता है कि तुम फिर एडमिट कर लो चार्जेस को, तो उसके पास यहाँ भी ऑप्शन है कि चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है चार्जेस को। तो फिर क्या करेगा, इंक्वायरी ऑफिसर रिकॉर्ड्स द प्ली, वो उसको नोट कर लेगा रिकॉर्ड में, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट के साइन ले लेगा, खुद भी साइन करेगा, काउंटर साइन हो जाएंगे, और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को रिपोर्ट को भेज देगा कि जी इसने चार्जेस को एडमिट कर लिया, मेरा काम ख़त्म हो गया, इसने जो मैंने बुलाया था इसको 10 days के अंदर, उसमें ही चार्जेस को एडमिट कर लिया। अब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करेगी, फिर से वही रूल 15 की प्रोसीजर स्टार्ट करेगी कि अब इस पर पेनल्टी कौन सी लगानी, चार्जेस तो उसने एडमिट कर लिए। अब दूसरा केस होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट डजंट अपीयर्स बट रिफ्यूजेस टू आंसर, ओमिट्स टू आंसर। तो क्या होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट आता ही नहीं है, उसने बुलाया कि 10 दिन के अंदर आप आके अपना पक्ष रखो, वो नहीं आता, या आता है ठीक है लेकिन आंसर नहीं देता या आंसर से मना करता है। तो अब इंक्वायरी ऑफिसर बोलेगा कि भाई ये तो कुछ बोल नहीं रहा, एक काम करो तुम अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, अपने एविडेंस और विटनेस दिखाओ कि ये आपके एविडेंस है, आपने इस पर चार्जेस जो लगाए हैं उसकी सपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। यानी कि अब गवर्नमेंट सर्वेंट को चांस मिला था, उसने खो दिया, वो दूसरी पार्टी से स्टार्ट कर देंगे पूछना। अब इंक्वायरी ऑफिसर जो है पीओ से पूछेगा। आफ्टर दिस आईओ विल एडजॉर्न द केस फॉर अप टू 30 days विथ फॉलोइंग ऑर्डर्स। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, केस को एडजॉर्न कर दिया जाएगा 30 दिन के लिए। क्या ऑर्डर किया जाएगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट कैन सबमिट हिज विटनेस फॉर एग्जामिनेशन। भाई गवर्नमेंट सर्वेंट ने बोला कि भाई मैं नहीं मान रहा इस चीज़ को, तो अपने विटनेस को कर सकता है। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स अटैच टू चार्जशीट विद इन 5 days एंड अनदर 5 days कंडीशंस वारंटेड। गवर्नमेंट सर्वेंट बोलता है कि इन्होंने मुझसे चार्जेस मेरे ऊपर लगाया कि मैंने अपने सीनियर के साथ बदतमीजी की, और जो है वहाँ पर रिकॉर्ड है उनके पास, कैमरे में आया है, दिखाओ मुझे दिखाओ। तो वो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनको विजिट कर सकता है 5 दिन के अंदर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है सबमिट लेंगे। चार्ज लगा हुआ है कि इस बंदे ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और गलत साइन किए थे और इसकी वजह से गवर्नमेंट को कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है। तो कहेगा दिखाओ ऑर्डर की कॉपी दिखाओ, मैंने कौन से ऑर्डर पे साइन किए थे, वो कॉपी उसको दिखाई जाएगी। तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। तो इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट 5 days और उसको अनदर 5 days दिए जा सकते हैं। तीसरा, कैन गिव नोटिस फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच वर नॉट डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ चार्जशीट बट अवेलेबल विद गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चार्जशीट में जो नोटिस था उस टाइम पर नहीं दिए थे, बाद में डॉक्यूमेंट्स कुछ मिले हैं, तो उनके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दी जाए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्टेड फॉर विल बी मेड अवेलेबल विद इन 1 month इफ डिस्क्लोजर नॉट अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर। अब डॉक्यूमेंट्स जो उसको दे दिए जाएंगे क्योंकि केस से कंसर्न है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट ऐसा है कोई नेशनल सिक्योरिटी को लेकर है या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट के फॉरेन गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस को ख़राब कर सकता है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट हैं
तो जो है पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं है तो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर वो नहीं किए जाते डॉक्यूमेंट प्रोवाइड। तो कुल मिला के गवर्नमेंट सर्वेंट को 3 चीज़ें होंगी, एक तो विटनेस फॉर एग्जामिनेशन सबमिट, ठीक है, तीसरा इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स विद इन 5 days, और कैन गिव नोटिस फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच वर नॉट डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ चार्जशीट बट अवेलेबल विद गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं 30 days की जब एडजॉर्न किया जाता है तो 30 का फिगर है और 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उसके लिए विन याद रखना, W से विटनेस, I से इंस्पेक्ट और N से नोटिस। तो विन, टू विन द केस गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ टू सबमिट द डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है टू विन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। चार्जशीट में क्या था, दावा, यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट को केस विन करना है तो वो WIN से 3 डॉक्यूमेंट्स की इसमें बात हो जाएगी, 30 days के लिए केस एडजन होगा। अब क्या होगा, अब इंक्वायरी डे आ गया, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, और जो विटनेस लेकर आया था गवर्नमेंट सर्वेंट, जो अपनी तरफ से विटनेस लेकर आया था, वो विटनेस से सवाल पूछेगा, एग्जामिनेशन करेंगे प्रेजेंटिंग ऑफिसर। अब डिफेंस काउंसिल क्या होता है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट की तरफ से अपना एक डिफेंस काउंसिल अपॉइंट कर सकता है, जो कि हमने पीछे MCQ में डिस्कस किया था कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट बोलता है कि मैं इनकैपेबल हूँ और मैं अपने केस को खुद नहीं प्रेजेंट कर सकता, तो अपनी तरफ से भी एक डिफेंस काउंसिल को कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट डिसिप्लिन अथॉरिटी की तरफ से PO काम करता है, ऐसे डिफेंस काउंसिल काम करेगा गवर्नमेंट सर्वेंट की तरफ से। तो अब डिफेंस काउंसिल क्या करेगा, वो विटनेस से क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, PO फिर से री एग्जामिनेशन करेगा, उसके बाद प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्या है, वो न्यू एविडेंस को भी अलाउ कर सकता है कि भाई आप कुछ नए एविडेंस है तो वो भी दिखा सकते हो, और क्या बोलते हैं, वो जो कॉपी है न्यू एविडेंस जो है वो दी जाएगी गवर्नमेंट सर्वेंट को, उसे कॉपी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, एक्सट्रीम अगर टफ पेपर आता है तो वो पूछता है कि अगर इंक्वायरी डे के अंदर क्या न्यू एविडेंस प्रपोज किए जा सकते हैं, क्या न्यू एविडेंस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अगर आप हार्डकोर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए जाते हो और उसमें आप उनको आपकी थॉरो नॉलेज चेक करनी है, तो पूछेंगे कि क्या इंक्वायरी डे के अंदर न्यू एविडेंस प्रोवाइड कराए सकते हैं, या इस क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले चार्जशीट दे दी, उसमें कुछ चार्जेस नहीं थे, फिर इंक्वायरी का दिन आया, इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट हो गया और उसके सामने प्रेजेंटिंग ऑफिसर प्ली करता है कि मुझे कुछ और न्यू एविडेंस प्रोड्यूस करने हैं। विल इंक्वायरी ऑफिसर अलाउ हिम टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स? यस, ये कर सकता है, लेकिन उसकी कॉपी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाएगी। अब क्या होगा, जब सारी चीज़ें हो गई तो इंक्वायरी ऑफिसर एडजॉर्न कर देगा 3 क्लियर डेज़ के लिए। 3 क्लियर डेज़ का मतलब क्या हुआ कि जो डेट ऑफ एडजॉर्नमेंट है और डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग है, उन दोनों को एक्सक्लूड करके, अगर सोमवार को अगर हियरिंग हुई है तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 3 दिन को छोड़ के, और शुक्रवार को नेक्स्ट हियरिंग है, तो 3 क्लियर डेज के लिए एडजॉर्न कर देगा। अब क्या होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट टू टेक डिफेंस, ठीक है, एग्ज़ाम 3 दिन के बाद वो अपने जो डॉक्यूमेंट, जो नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं उन सबको भी जो है स्टडी करेगा, उस पर अपने डिफेंस में रिप्लाई करेगा, फिर से एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन होगा। इस बार इंक्वायरी ऑफिसर करेगा, जो कि सच्चाई है उसको पता करने के लिए कि उस दिन तो आपने ये कहा था, फिर ऐसे हुआ, तो फिर ऐसे कैसे हुआ, आप जल्दी क्यों गए थे ऑफिस में? इसलिए गया था क्योंकि मीटिंग थी, मीटिंग किसके साथ थी, ऑर्डर देखो। तो मतलब कुल मिला के इस तरह से एग्जामिनेशन चलता रहेगा। अब इंक्वायरी हो गई कंडक्ट, अब इंक्वायरी ऑफिसर को पता चल गया कि भाई ये मैटर है, और जो भी था ये केस था, उसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, और रिपोर्ट जो है वो अपना डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को सबमिट कर देगा, ठीक है। ये काम हो गया इंक्वायरी ऑफिसर खत्म। अब यहाँ पर क्या है, इंक्वायरी ऑफिसर हैज़ टू सबमिट रिपोर्ट टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन उसको ऑर्डर मिला था इंक्वायरी कंडक्ट कराने के लिए, उसके 6 महीने के अंदर उसको इंक्वायरी कंडक्ट करा के रिपोर्ट सबमिट करनी होती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। ये एंडलेस नहीं जा सकता। प्लस अनदर 6 months विद रीजन अंडर 14 ऑफ CCA रूल्स 14 to CCA 1965। अब क्यों अनदर 6 months? अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, जैसे लाइक कोविड के टाइम पे हो गया था, अब ये नहीं पॉसिबल है, आप वर्चुअली नहीं कर सकते हो, आपको बुलाना है लेकिन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है, ऑल दीज रीजन्स, तो क्या होगा, अनदर 6 months का टाइम मिल जाएगा। अब आते हैं इसमें UPSC एडवाइस का क्या रोल होता है। तो यहाँ पे हमारा इंक्वायरी ऑफिसर का काम समझ में आ गया कि इंक्वायरी ऑफिसर को 6 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराना होता है और रिपोर्ट सबमिट करनी होती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को। अब UPSC का क्या रोल होता है, इफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सीक्स एडवाइस ऑफ UPSC ऑन आर्टिकल ऑफ चार्जेस, एडवाइस इज सेंड टू चार्ज ऑफिसर हु कैन रिप्रेजेंट विद इन 15 days। अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास आ गया,
वो यूपीएससी की एडवाइस भी लेना चाहती है आर्टिकल ऑफ चार्जेस के ऊपर, उसने भेज दिया, ठीक है। तो एडवाइस जो है जब आ जाएगी यूपीएससी की, उस एडवाइस को गवर्नमेंट सर्वेंट को भेजा जाएगा फिर से, और गवर्नमेंट सर्वेंट के पास रिप्रेजेंट करने का ऑप्शन रहेगा 15 डेज़ का। यानी वो जो चल रही है आपकी प्रोसीडिंग वो अलग है, अगर यूपीएससी एडवाइस लेता है तो उसकी भी एडवाइस की जो है भेजा जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट के पास, और उसको अगर एडवाइस कुछ ऐसी आती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट के फेवर में नहीं है यूपीएससी की तरफ से, तो गवर्नमेंट सर्वेंट उस पर भी रिप्रेजेंट कर सकता है। आफ्टर द गेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विल इम्पोज मेजर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी, रिमिट द केस फॉर फर्दर इंक्वायरी और इवन ड्रॉप द चार्जेस। ओके, नो, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, नो फर्दर शो कॉज नोटिस एसेंशियल। गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया, सारी एडवाइस वगैरह आ गई, अब डिसिप्लिन अथॉरिटी ने कंसीडर किया, उसके बाद वो चाहे तो मेजर पेनल्टी लगाती है, माइनर पेनल्टी लगाती है, या उसको लगता है कि अब इस पर और इंक्वायरी होनी चाहिए तो रिमिट कर देती केस को फर्दर इंक्वायरी के लिए, या उसको लगता है कि चार्जेस फेंकते तो वो ड्रॉप भी कर सकती है चार्जेस को। सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है एग्जाम्स में कि अगर आपने मेजर पेनल्टी के लिए यानी रूल 14 की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कराया है, तो क्या उसके ऊपर चार्जेस लगाना ज़रूरी है? क्या उस पर चार्जेस को प्रूव करना ज़रूरी है? क्या आप उसको ड्रॉप कर सकते हो चार्जेस को? येस, यू कैन ड्रॉप द चार्जेस। नो फर्दर शो कॉज नोटिस इज एसेंशियल, और उसके बाद कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। एक बार जब उसका रिस्पॉन्स ले लिया, इंक्वायरी हो गई, यूपीएससी की एडवाइस पे ले लिया, उसके बाद फिर कोई चांस नहीं मिलेगा, उसके बाद तो सीधा पेनल्टी का ऑर्डर ही